हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी संचयन बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्मृति और ये लिखा गया है श्री राम शर्मा जी के द्वारा। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये ओवरव्यू है जो आप पीछे देख रहे हैं। ठीक है जी, ये है स्मृति। स्मृति क्या होता है अगर आपको पता हो तो स्मृति मीन्स दिमाग में ऐसा होता ना, ठीक है, मेरे अंदर स्मृति है कि ऐसा हुआ था, याद करना जो होता है। तो भाई उनकी कोई याद होगी जो वो बता रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एक साहसिक यात्रा के बारे में बता रहे हैं। एक कोई ज़रूरी चिट्ठी थी जो डर और जिम्मेदारी की वजह से, शरारत की वजह से ना, तो बेसिकली हादसा हुआ था और वो अंदर गिर गई, इस कुएं के अंदर गिर गई। और वो फिर इसको डर और जिम्मेदारी का जब एहसास हुआ तो फिर नीचे उतरने की कोशिश करी और फिर सांप से आमना सामना जो है वो हो गया। फिर क्या हुआ, साहसिक चढ़ाई करी, वापस वो चिट्ठी लेके ऊपर चढ़े और उसके बाद चिट्ठी की वापसी हो गई। बस यही है इस चैप्टर में, इसका ओवरव्यू है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको सॉल्यूशन चाहिए हो, सैम्पल पेपर चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, वीडियोस चाहिए हो, समरीज चाहिए हो, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो है www.evidyarthi.in। आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्मृति चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और हिम्मत से भरी कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है श्री राम शर्मा जी की और इसका नाम है स्मृति। अब स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब है याद। तो ये कहानी असल में लेखक के बचपन की एक ऐसी याद है जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाए। एक ऐसी याद जिसमें डर भी है, जिम्मेदारी भी है और हाँ, बहुत सारा साहस भी है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले ना मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा सोचो तो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े डर का सामना आपको बिल्कुल अकेले करना पड़ा हो, जब मम्मी पापा या कोई भी बड़ा आपके पास ना हो और फैसला आपको खुद ही लेना पड़े? वो जो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उस एहसास को याद रखिएगा, क्योंकि आज की कहानी का हीरो भी एक छोटा सा बच्चा है जो ऐसे ही एक बहुत बड़े डर से अकेला लड़ता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से। और पता है मजे की बात क्या है, जो इस कहानी के हीरो हैं वही इसके राइटर भी हैं। इनका नाम है श्री राम शर्मा। पता है, श्री राम शर्मा जी कोई मामूली लेखक नहीं थे। वो एक टीचर थे, बिल्कुल मेरी तरह, और साथ ही एक सच्चे देश सेवक भी। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। पर उनकी सबसे खास पहचान है हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य की शुरुआत करना। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये शिकार साहित्य क्या बला है। अरे भाई, उन्होंने जंगली जानवरों और शिकार के अपने अनुभवों पर ऐसी ऐसी कमाल की रोमांचक कहानियां लिखी है ना कि जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे हम तो खुद ही जंगल में पहुंच गए। वो विशाल भारत नाम की एक बहुत मशहूर मैगजीन के एडिटर भी थे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कहानी में। सोच कर देखो, ये बात है साल 1908 की, यानी आज से 100 साल से भी कहीं ज्यादा पुरानी बात है ये। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और हमारे लेखक, जो उस वक्त सिर्फ 11 साल के थे, एक बहुत ही जरूरी मिशन पर निकले थे। जरा आंखें बंद करके सोचो, दिसंबर जनवरी का महीना और वो ठंड, जिसे लेखक ने क्या कहा है पता है? चिल्ला जाड़ा। मतलब ऐसी सर्दी जो हड्डियों तक को कंपा दे। हवा भी ऐसी चल रही थी जैसे सुई की तरह शरीर में चुभ रही हो। और ऐसे मौसम में हमारे नन्हे लेखक क्या कर रहे थे? अपने छोटे भाई के साथ गांव के बाहर मजे से झरबेरी के बेर तोड़ तोड़कर खा रहे थे, खेलने में एकदम मगन, दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। और बस वो खेल ही रहे थे कि तभी आवाज आई। उनके बड़े भाई ने उन्हें घर बुलाया। अब भाई, बड़े भाई साहब से तो उस जमाने में सब छोटे डरते ही थे, है ना? तो हमारे लेखक भी बेचारे डरते डरते घर पहुंचे। दिल में धुकुर पुकुर हो रही थी कि कहीं बेर खाने पर डांट ना पड़ जाए। लेकिन वहां तो मामला कुछ और ही निकला। भाई साहब ने उन्हें 3 चिट्ठियां दी और हुक्म दिया कि इन्हें अभी इसी वक्त जाकर मक्खनपुर के पोस्ट ऑफिस में डालाओ। ये चिट्ठियां बहुत जरूरी थीं और शाम की डाक से ही जानी थीं। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। उन्होंने ठंड से बचाने के लिए प्यार से दोनों भाइयों के कानों पर धोती बांध दी और रास्ते में भूख लगे तो खाने के लिए एक कपड़े में भुने हुए चने भी दे दिए। और दोनों भाइयों ने भी अपना अपना हथियार उठा लिया। हथियार? हाँ भाई, उनका सबसे कीमती हथियार, बबूल का एक एक डंडा। लेखक खुद बताते हैं कि वो डंडा उन्हें इतना प्यारा था, इतना प्यारा कि जैसे किसी शिकारी को अपनी बंदूक प्यारी होती है ना, उससे भी ज्यादा। आखिर वो उनका साथी जो था, उसी से आम तोड़ते, उसी से जानवरों को भगाते। तो बस दोनों भाई निकल पड़े। रास्ते में चने चबाते हुए, उछलते कूदते अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आगे रास्ते में एक ऐसा भयानक खतरा उनका इंतजार कर रहा है जो उनके इस मजेदार सफर को जिंदगी भर की एक डरावनी याद में बदल देगा। हुआ यूं कि उनके गांव और खेत के रास्ते में एक कच्चा कुआं पड़ता था। अब ये कुआं सूखा तो था,
पर गहरा बहुत था। सोचो, कोई 24 हाथ गहरा। और उस कुएं की गहराई में, उसके अंधेरे में रहता था एक खतरनाक काला सांप। और ये बात गांव के सारे बच्चों को मालूम थी, और इसीलिए वो कुआं उनके लिए डर की नहीं बल्कि एक रोमांच की जगह बन गया था। अब बच्चों की शरारतें तो आप सब जानते ही हैं। क्या करते थे वो सब? स्कूल से आते जाते बच्चों की पूरी टोली उस कुएं पर जरूर रुकती थी, और फिर शुरू होता था उनका खेल। सब मिलकर उसमें ढेले यानी पत्थर फेंकते थे, और जैसे ही पत्थर नीचे गिरता, अंदर बैठा सांप गुस्से में जोर से फुमकारता था, फुस करके। और बस सांप की वही गुस्से वाली फुमकार सुनना बच्चों का सबसे पसंदीदा खेल था। रोज का काम था ये उनका। और बस आज भी लेखक अपनी आदत से मजबूर थे। उन्होंने एक ढेला उठाया और अपनी टोपी को एक हाथ से संभालते हुए उछलकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन हाय रे किस्मत, जैसे ही उनका हाथ टोपी पर लगा, उसमें रखी वो तीनों की तीनों जरूरी चिट्ठियां निकलकर गोल गोल घूमती हुई, हवा में किसी तितली की तरह लहराती हुई सीधी कुएं के गहरे अंधेरे में जाकर गिर गईं। एक पल के लिए तो लेखक की जैसे सांस ही अटक गई। उन पर तो मानो बिजली ही गिर पड़ी हो। अब सोचो जरा उस 11 साल के बच्चे के बारे में। उसके सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल आ खड़ा हुआ था। एक तरफ बड़े भाई की मार का भयानक डर, और दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने का फर्ज। बेचारा क्या करता? कुएं की जगत पर बैठकर बस फूट फूट कर रोए जा रहा था। जरा सोचो उसके नन्हे से दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर घर जाके सच सच बता दिया तो भाई साहब बहुत मारेंगे, बहुत ज्यादा। और अगर झूठ बोल दिया कि चिट्ठियां पोस्ट कर दी, तो ये बात, ये बोझ जिंदगी भर मेरे दिल पर रहेगा कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ मार का डर तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी का बोझ। सच में बहुत ही मुश्किल फैसला था। लेखक खुद लिखते हैं कि उस वक्त पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार उनके कलेजे पर फिर रही थी। मतलब उनका दिल डर और जिम्मेदारी के बीच बुरी तरह फंस गया था। वो और उनका छोटा भाई दोनों एक दूसरे को पकड़कर बस जोर जोर से रो रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन फिर उसी रोने और निराशा के अंधेरे में से एक हिम्मत की किरण चमकी। अचानक लेखक ने रोना बंद कर दिया। उनकी आंखों में आंसू की जगह एक पक्का इरादा था। उनके अंदर का डर उनकी हिम्मत के सामने हार गया, और उन्होंने फैसला कर लिया। फैसला यह था कि वो सांप वाले कुएं में उतरेंगे और अपनी चिट्ठियां खुद वापस निकाल कर लाएंगे। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा, कितना साहसी फैसला था ये। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्सा। एक 11 साल का बच्चा एक जहरीले सांप से भरे अंधेरे गहरे कुएं में उतरने की तैयारी कर रहा था। क्यों? सिर्फ उन 3 चिट्ठियों के लिए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। अब जरा उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। संकट के समय में भी कितना तेजी से चला। उसने क्या किया? अपनी और अपने भाई की धोतियां खोली। मां ने जो चने वाली धोती दी थी ना, उससे भी निकाल लिया, और इन सबको एक दूसरे से गांठ बांधकर एक लंबी सी रस्सी तैयार कर ली। फिर रस्सी के एक छोर पर अपना वो प्यारा सा डंडा बांधा और उसे कुएं में नीचे लटका दिया, और रस्सी का दूसरा सिरा अपने नन्हे 8 साल के भाई के हाथ में देकर कहा, देख, इसे कस के पकड़े रहना, छोड़ना मत। और फिर लेखक उस धोती की कच्ची रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जब वो आधे रास्ते पहुंचे होंगे तो उन्होंने हिम्मत करके नीचे झांका, और जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर तो उनके होश ही फाख्ता हो गए। कुएं की जमीन से थोड़ा सा ऊपर वो काला सांप अपना फन फैलाए कुंडली मारकर बैठा था और घूर घूर कर उन्हीं की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, आ ही गए तुम, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। अब आमना सामना होना तय था। चिट्ठियां सांप से बस जरा सी दूरी पर पड़ी थी। लेखक ने हिम्मत की और डंडे से एक चिट्ठी को अपनी तरफ खिसकाने की कोशिश की ही थी कि तभी फच, बिजली की तेजी से सांप ने डंडे पर हमला बोल दिया, और हमला इतना जोरदार था कि डंडा छिटक कर लेखक के हाथ से ही छूट गया। सांप इतने गुस्से में था कि उसने गिरे हुए डंडे पर फिर से हमला किया और अपना जहर छोड़ दिया। अब सोचो, लेखक के पास उनका हथियार भी नहीं था और वो मौत के सामने निहत्थे खड़े थे। लेकिन हमारे हीरो ने हार नहीं मानी। दिमाग अभी भी काम कर रहा था। उन्होंने क्या किया? एक हाथ से मिट्टी उठाई और सांप से दूसरी तरफ फेंक दी। सांप का ध्यान जैसे ही उस तरफ गया, लेखक ने फुर्ती से झपट्टा मारा और तीनों चिट्ठियां उठा ली। अरे, इस छीना झपटी में तो उनका हाथ सांप के ठंडे चिपचिपे शरीर से भी छू गया था। उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, उन्होंने जल्दी से चिट्ठियों को धोती से बांधा और ऊपर अपने छोटे भाई को आवाज दी, जिसने उन्हें ऊपर खींच लिया। मिशन पूरा हो गया था। चिट्ठियां अब सुरक्षित थीं, लेकिन असली लड़ाई तो अब बाकी थी। अब लड़ाई थी खुद की जान बचाने की, उस मौत के कुएं से जिंदा बाहर निकलने की। लेखक ने हिम्मत करके किसी तरह अपना डंडा भी सांप के पास से वापस खींच लिया, और फिर शुरू हुई ऊपर की चढ़ाई। सोचो, पूरे 36 फुट की सीधी चढ़ाई, पैरों का कोई सहारा नहीं, सिर्फ अपनी बाजुओं के दम पर।
उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो इंच दर इंच ऊपर चढ़ते गए और आखिर में मौत को मात देकर कुएं से बाहर आ ही गए। और पता है, अपनी इस बहादुरी का किस्सा उन्होंने सालों साल तक किसी को भी नहीं बताया। फिर जब वो बहुत बड़े हो गए, तब एक दिन उन्होंने अपनी माँ को ये पूरी बात बताई और कहानी सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने लाडले को अपनी गोद में ऐसे भर लिया, ऐसे छिपा लिया, जैसे कोई चिड़िया अपने नन्हे से बच्चे को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। ये जीत थी एक माँ के प्यार की और एक बच्चे के असीम साहस की। तो बच्चों, ये थी श्रीराम शर्मा जी के बचपन की यादगार कहानी स्मृति। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये सिखाती है कि हिम्मत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। अरे, डर तो सबको लगता है। हिम्मत का असली मतलब तो ये है कि जब डर लगे तब भी आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस डर का डटकर सामना करो। है ना ये कमाल की बात? इस बारे में आप सब जरूर सोचिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं जी आपसे अनदर वीडियो में। बाय।